Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of April 2023. 11 अप्रैल 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले हम आज के सवालों के साथ। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। सबसे पहला आज का सवाल है, वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ द स्वराजिस्ट्स वॉज द डिफीट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1928। आपको बताना है कि ये बिल किसके रिगार्डिंग था। आपने अगर स्वराजिस्ट यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू का जो पार्टी था 1924 में जो बना था उसके बारे में पढ़ा होगा। उसका एक अचीवमेंट था कि उसने पब्लिक सेफ्टी बिल को डिफीट किया था। तो ये किसके रिगार्डिंग था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख लीजिए एंड आप इसको ज़रूर बताइएगा। Let me tell you the answer now. The correct answer for this is A, empowering the government to deport the undesirable and subversive foreigners. तो ये इसके रिगार्डिंग था, पब्लिक सेफ्टी बिल, इसको डिफीट किया था। दूसरा सवाल है, द फर्स्ट वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो पहला जो वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स था फॉर इंडिया, ये प्रिपेयर किसने किया था, किस कमेटी के बाद हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने, हंटर कमीशन, रैडक्लिफ कमीशन, बटलर कमीशन या साइमन कमीशन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, साइमन कमीशन। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। पहला वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया जो आया था वो साइमन कमीशन के बाद आया था। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन विच वाज सेट अप इन 1927। तो पहला लिखा है, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी यूनिटरी इन नेचर। दूसरा उन्होंने कहा है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड डिवॉल्व फाइनेंशियल पावर्स टू द लोकल बॉडीज। तीसरा कहा है, सेपरेट इलेक्टोरेट शुड बी एबॉलिश्ड। एंड चौथा का है, इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या क्या रिकमेंडेशन साइमन कमीशन के थे। ऑप्शंस है 1, 3, 4 ओनली, 1, 2 या नन ऑफ द अबव। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर इज नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी सजेशन साइमन कमीशन के नहीं थे। साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस मैं आपको बता दूं। पहला तो उसने कहा था, देयर शुड बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि यूनिटरी। जैसे यूनिटरी लिखा है, उसने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। दूसरा उसने कहा था कि द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंक्रीज्ड। गवर्नर जनरल शुड हैव कंप्लीट पावर टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। The governor should have discretionary power to relate to internal security and administrative powers. The government of India should have complete control over the High Court. There were no Indian members in the commission. इसमें कमीशन में कोई इंडियन मेंबर नहीं थे। नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वॉज प्रपोज, इसमें कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रपोज नहीं की गई थी। एंड देयर वाज नो प्रोविजन टू अबॉलिश द सेपरेट इलेक्टोरेट ऑल्सो, सेपरेट इलेक्टोरेट को अबॉलिश करने के बात नहीं कही गई थी, है ना। एंड नो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन वॉज प्रपोज, कोई फाइनेंशियल डिवोल्यूशन भी प्रपोज नहीं किया गया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अब पहली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज की, वो है, तमिलनाडु हाउस रेजोल्यूशन आस्क सेंटर टू सेट टाइमलाइन फॉर गवर्नर फॉर क्लियरिंग बिल्स। अब आप सबको पता है कि जो इंडिया का सिस्टम है, आर्टिकल 200 जब आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 200 के अंदर 4 चॉइसेस हैं गवर्नर के पास कि वो बिल के साथ कर सकता है। पहला तो बिल को अप्रूवल दे सकता है, दूसरा वो बिल को रिजेक्ट कर सकता है, तीसरा बिल को वो रीसेंड कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन, एंड चौथा है कि वो रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वो बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है, कुछ केसेस में हालांकि उसको करना ज़रूरी है, जैसे हाई कोर्ट के साथ अगर कोई चेंजेस किए जाने हैं तो उसको रिजर्व करना ज़रूरी है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर वो रिजर्व करता है तो फिर उसका रोल ख़त्म हो जाता है, फिर वो पूरी पावर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। मनी बिल के केस में वो उसको रीसेंड नहीं कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन। ये भी आप याद रखिएगा कि मनी बिल के केस में गवर्नर रीसेंड नहीं कर सकता है बिल को फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है ना। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हाँ, अब जब क्या होता है कि बिल जब गवर्नर के पास जाता है तो उसमें कोई टाइमलाइन नहीं लिखी हुई है कि कितने दिनों के अंदर बिल को पास करना है उसको। जब बिल उसके पास पहुंचता है तो ये जो हमने पॉकेट वीटो की बात की है कि इंडियन प्रेसिडेंट में के पास पॉकेट वीटो होता है ना, तो मतलब वो उसको दबा के रख लेते हैं। दे डू नॉट जनरली पास, अगर क्योंकि गवर्नर वैसे भी सेंटर को के फियर एंड फेवर में काम कर रहे हैं आजकल,
तो वो कई बार बिल्स को पास नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए जो गवर्नर RN रवि के एक्शन थे तमिलनाडु में, तो इसको देखते हुए स्टालिन ने, जो MK स्टालिन है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि नाउ ये एक बेसिकली तब होता है जब एक पार्टीजन गवर्नर रहे और पॉलिटिकल मोटो को फुलफिल करने के लिए गवर्नर है, जो कि गवर्नर के पोस्ट को शोभा नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक टाइमलाइन होनी चाहिए जिसमें गवर्नर बिल को पास करेगा ही करेगा। इसके अलावा उन्होंने राजामन्नार कमेटी का भी जिक्र किया। राजामन्नार कमेटी भी सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बनी थी। कई कमीशंस हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बनी है, स्पेशली राजामन्नार कमीशन है, देन सरकारिया कमीशन है, वेरी फेमस सरकारिया कमीशन इज देयर। देन इसके अलावा पुंछी MM पुंछी कमीशन इज ऑल्सो देयर। तो अगर आपसे कोई पूछे कौन कौन सी कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन की है, तो राजामन्नार कमीशन, सरकारिया कमीशन एंड पुंछी कमीशन याद रखेगा। अब ये राजामन्नार कमीशन ने एक चीज कही थी कि इट विल बी अप्रोप्रिएट टू एबॉलिश द पोस्ट ऑफ गवर्नर एंड गवर्नर शुड बी अ डिटैच्ड फिगर, है ना। तो ये जो पोस्ट ऑफ गवर्नर है, जिस तरीके से सेंटर से उठ के आ रहे हैं, इसको हमको मतलब एक डिटैच्ड फिगर के रूप में रखना चाहिए एंड दिस शुड बी अबॉलिश्ड। ये MK स्टालिन ने कहा है, ठीक है ना, कोटिंग द राजामन्नार कमीशन, कि उन्होंने कहा था कि सेंटर स्टेट रिलेशन को अगर अच्छा करना है तो गवर्नर की पोस्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा इस तरीके से, इफ ही इज अटैच्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो भी उन्होंने कोट करते कहा है कि ऐसा होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एक आप सबको पता होगा कि हमारे होम मिनिस्टर ने यहाँ पे विजिट किया है इंडिया के बॉर्डर एरियाज़ को। तो वहाँ पे उन्होंने जाकर कहा कि अवर बॉर्डर्स आर वेरी मच सेफ एंड ऑल। ही वॉज ऑल्सो एड्रेसिंग अ पब्लिक गैदरिंग आफ्टर अनवीलिंग अ 4800 करोड़ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू होगा, याद रखिएगा, 4 डिस्ट्रिक्ट के विलेजेस में लागू होगा। स्टेट्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की। एंड इसमें रोड कनेक्टिविटी होगी, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी लिए जाएंगे, है ना। ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम याद रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है ना, इट विल बी एग्जीक्यूटेड। 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आगे की न्यूज़ देख लेते हैं। Much to write home about this post office in 3D printed glory। तब यहाँ पे एक पोस्टल डिपार्टमेंट जो है, इट हैज़ नाउ अबज़ द सोशल मीडिया। ये क्या कर रहे हैं कि एक 3D प्रिंटेड मतलब 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हैं, पूरी 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हैं। एंड दिस विल बी इन कैम्ब्रिज लेआउट ऑफ बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में बन रहा है, याद रखिएगा, बेंगलुरु में बन रहा है। एंड इट इज़ रिपोर्टेडली द कंट्रीज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग टू अकोमोडेट द उलसूर बाजार पोस्ट ऑफिस। ये उलसूर बाजार पोस्ट ऑफिस के पास मतलब पोस्ट ऑफिस बन रहा है एंड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है टू कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग। वैसे नॉर्मल बिल्डिंग्स बहुत सारी बनी हैं 3D प्रिंटिंग से, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के केस में ये पहला केस है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, आई थिंक, है ना। इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है और इसके एडवांटेजेस के बारे में पूछा गया कि 3D प्रिंटिंग से क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फीचर्स हैं। तो कहा गया कि इट सेव्स टाइम एंड मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेव्स टाइम, बहुत कम टाइम में ये बन जाता है, जैसे पूरी बिल्डिंग लगभग 1 महीने में बन जाएगी। इसके अलावा ये मनी, पैसा भी सेव करेगा, 30 to 40% लेस कॉस्ट आएगी देन द रेगुलर बिल्डिंग्स एंड ऑल, है ना। इसके अलावा द बिल्डिंग कैन बी ऑफ एनी शेप एंड नॉट जस्ट द स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो बिल्डिंग किसी भी शेप की बन सकती है, ना केवल स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं, जरूरी नहीं है ना। द बिल्डिंग विल ऑल्सो बी कंप्लीटेड इन ऑलमोस्ट अ मंथ एंड दिस इज द न्यू टेक्निक विच इज बीइंग यूज्ड इन द उलसूर बाजार पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु, याद रखिएगा। एंड कॉस्ट भी कम लग रही है, टाइम भी कम लगेगा। ऑल दीज थिंग्स आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस 3D प्रिंटिंग एंड ऑल। So I hope you got clarity regarding that. अब हाउ कैन LG एक्ट विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भैया LG किस तरीके से बिना एड एंड एडवाइस के काम करने लगा। अभी आप सबको पता कि जो म्यूनिसिपैलिटी और ये कॉर्पोरेशन है दिल्ली का, उसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे एल्डरमैन के लिए। एल्डरमैन क्या होता है, पहली बात तो मैं तो एल्डरमैन मतलब नॉमिनेटेड मेंबर, सिंपल सी बात है, एल्डरमैन मतलब नॉमिनेटेड मेंबर। अब LG बोल रहा था कि मैं खुद ही नॉमिनेट करूंगा मेंबर्स, है ना, और मैं चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछूंगा किसको नॉमिनेट करना है किसको नहीं। तो यहाँ पे वही वाला मैटर उठा, उस समय काफ़ी अप्रोवर भी हुआ था, फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि भाई इस तरीके से
आप नहीं नॉमिनेट कर सकते, आप बिना एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम नहीं कर सकते हो, है ना। तो ऑल दिस मैटर वर देयर। एल्डरमैन एक टर्म अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा नॉमिनेटेड मेंबर होता है, और एलजी को जब भी एक्ट करना है तो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट करना है, ये भी आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड। एडिटोरियल पार्ट में हम आते हैं। आज एडिटोरियल में 2 एडिटोरियल तो केवल फिनलैंड ने चूंकि नाटो को ज्वाइन कर लिया उसके बारे में ही था। तो इस आर्टिकल में जो फैक्ट्स है मैं वो बता दूं आपको। फिनलैंड ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो को ज्वाइन कर लिया है 31st मेंबर के रूप में। इसका 31st मेंबर बना गया है। नेटो 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी के साथ बना था, ये भी आपको पता होगा। एंड फिनलैंड जो है मतलब एक 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। एंड रशिया ने हमेशा मना किया है इनको ज्वाइन करने से, लेकिन फिर भी फाइनली रशिया चूंकि यूक्रेन वॉर में बिजी था तो फिनलैंड ने सोचा कि चलो कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप पी के गए और ज्वाइन कर लिया। एंड फिनलैंड इज सर्टेनली नॉट द फर्स्ट एंड विल नॉट बी द लास्ट नेबर ऑफ रशिया टू ज्वाइन द अलायंस। ऑथर का कहना है कि ये पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं होगा जो कि नेटो को ज्वाइन करे। इसके पहले नॉर्वे ने 1949 में ज्वाइन कर लिया था नेटो, लातविया ने 2004 में, एस्टोनिया ने 2004 में, पोलैंड ने 1999 में ज्वाइन कर लिया था, लिथुआनिया ने 2004 में ज्वाइन कर लिया था नेटो को, ठीक है ना। एंड रशिया को अब ये मान लेना चाहिए कि भैया कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही हैं एंड ये खुद ही रिस्पॉन्सिबल है इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लिए। एंड रशिया ने काफ़ी परेशान भी किया, फिनलैंड को हमेशा से परेशान किया है। एंड ऑथर का ये कहना है कि देखो ऐसा नहीं है कि नेटो के साथ ये पहला कॉम्बिनेशन है फिनलैंड का, है ना। ऑलरेडी 1994 में एक पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम जो था उसमें नेटो के साथ कोऑपरेट कर चुका है नॉर्वे। तो ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं था या नॉर्वे या फिनलैंड का भी जुड़ नहीं रहा था। फिनलैंड ऑलरेडी बहुत जुड़ा हुआ था नेटो के साथ। हाँ, फॉर्मल मेंबरशिप ज़रूर नहीं थी, लेकिन इसकी जो व्यू पॉइंट है या आइडियोलॉजी है वो रशिया के साथ या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं करती है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग। एंड यहाँ पे अब ऑब्वियस सी बात है फिनलैंड को ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी, ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, उनके बॉर्डर अब ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। क्योंकि नेटो की ट्रीटी का जो आर्टिकल 5 है वो ऑलरेडी कहता है कि अगर आपने किसी एक मेंबर पे अटैक किया तो वो पूरे नेटो पे अटैक माना जाएगा और फिर सारे के सारे मेंबर्स आपके ऊपर अटैक कर देंगे, है ना। तो इसलिए फिनलैंड की जर्नी ये देखो यहाँ पे भी आया था, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। हाउ हैव रिसेंट वेदर अफेक्टेड द व्हीट क्रॉप। अब ऑलरेडी आप सबको पता है कि अभी अनयूजुअल राइज इन टेम्परेचर हुआ है फरवरी में इस बार टेम्परेचर बढ़ गया। प्लस अभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो मार्च अप्रैल में अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो इस कारण से जो व्हीट की फसल है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसको। क्योंकि जो गेहूं है उसकी क्या चलती है इस समय, कटाई चलती है। गेहूं आप सबको पता है कि रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप मतलब कि ठंड में बोया जाएगा और गर्मी में इसको कटाई होगी। कटाई अभी के समय है और कटाई के समय अगर बारिश हो जाती है, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, अगर बारिश हो जाए तो फसलें जो हैं हमेशा अमूमन उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये देखो लिखा भी है, तो जब राइपनिंग स्टेज होता है उस समय अगर बारिश हो जाए तो राइपनिंग के समय बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। वही हुआ वीट के साथ भी हो रहा है। तो जो ये है कि प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम होगी, ईल्ड कम मिलेगा, वो दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। एफर्ट्स टू ओपन द जोजिला टनल अहेड ऑफ द डेडलाइन। तो यहाँ पे जोजिला टनल विच कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लिख लीजिएगा। कश्मीर वैली को यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साथ जोड़ते ही आपका कौन सा जोजिला टनल। जोजिला टनल अगर आपसे कोई पूछे कहाँ पर है तो ये ग्रेटर हिमालयन रेंजेस में है। याद रखिएगा जोजिला टनल किस पे लाई करता है, ग्रेटर हिमालयन रेंजेस में लाई करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि खरदुंगला पास कोई आपसे पूछे खरदुंगला पास कहाँ लाई करता है तो लद्दाख रेंजेस में लाई करता है, ठीक है ना। और कोई आपसे पूछे फोटूला पास कहाँ लाई करता है तो फोटूला पास झस्कर रेंज में लाई करता है। कुछ ऐसे याद रखिएगा, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना। एंड कोई आपसे पूछे कि बनिहाल पास कहाँ लाई करता है तो वो पीर पंजल में लाई करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो राइट डाउन जो भी मैंने अभी पीछे 2-3 बताए उनको लिख लीजिएगा। और आपका ये जो जोजिला पास है ग्रेटर हिमालयाज में तो है, लेकिन ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साथ, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको अर्ली ओपन करने की बात नितिन गडकरी जी ने कही है। लेट्स सी हाउ मच इट हैपन्स, बट ये इंपॉर्टेंट है।
इंडिया टू गेट बिलो नॉर्मल मानसून रेनफॉल दिस ईयर, इंडिया को बिलो नॉर्मल मानसून रेनफॉल मिलेगी इस साल। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, रेनफॉल निकाली जाती है लॉन्ग पीरियड एवरेज के प्रपोर्शन में। एक चीज़ आपको बता दूं कि रिसेंटली लॉन्ग पीरियड एवरेज जो था उसका टाइम पीरियड चेंज किया गया था और उसकी वैल्यू भी चेंज की गई थी। पहले लॉन्ग पीरियड एवरेज था 1951 से 2000 तक का टाइम पीरियड, मतलब 50 साल का एवरेज रेनफॉल, और उसकी वैल्यू थी 89 सेंटीमीटर। फिर अभी का जो नया लॉन्ग पीरियड एवरेज है वो है 1961 से 2010 का पीरियड, और अब जो लॉन्ग पीरियड एवरेज की जो रेनफॉल है वो है 88 सेंटीमीटर। तो अगर एक नॉर्मल मानसून की हम बात करें तो नॉर्मल मानसून तब होता है जब 96% से लेकर के 104% ऑफ एलपीए बारिश हो, मतलब 96% से 104% ऑफ एलपीए तक की बारिश हो तो नॉर्मल होता है। अगर 104 से 110% तक की बारिश हो रही है एलपीए से तो अब नॉर्मल है। बट अगर 96% से कम की बारिश हो रही है, 96% से कम की बारिश हो रही है तो बिलो नॉर्मल है, ठीक है ना। और अगर 110% से ज़्यादा है तो अब एक्सेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 94% होने वाला है लॉन्ग पीरियड एवरेज का। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94% मतलब 96 से कम, मतलब बिलो नॉर्मल, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने डिनाउंस किए हैं रीसेंट चेंजेस मेड इन द एनसीईआरटी बुक्स। अब एनसीईआरटी बुक्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, स्पेसिफिकली जो हिस्ट्री की बुक है उसमें जो मुगल पीरियड है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। तो अब जो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है उसका कहना है कि ये चेंजेस जो है दे आर नॉट गुड एंड इट इज़ अ डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना। दिस इज व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की बात करें तो 1935 में बना था इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। इट इज़ द लार्जेस्ट एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल हिस्टोरियंस इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के प्रोफेशनल हिस्टोरियंस का लार्जेस्ट एसोसिएशन है ये। इट इज़ अबाउट 35,000 मेंबर्स, ठीक है ना, 35,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। एंड इट हैज़ बीन होल्डिंग सेशंस वेरी रेगुलरली फ्रॉम द इंसेप्शन एंड आई थिंक 81-82 सेशंस हो भी चुके हैं। इसके पहले एक बॉडी थी BISM याद रखिएगा, भारत इतिहास संशोधक मंडल, भारत इतिहास संशोधक मंडल था। इसको बनाया गया था विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े के द्वारा 1910 में। विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े 1910 में बनाया था इन्होंने, VK रजवाड़े। एंड सपोर्ट था उनको KC मेंडले का, याद रखिएगा, सपोर्ट ऑफ KC मेंडले। तो याद रखिएगा भारत इतिहास संशोधक मंडल BISM फाउंडेड बाय विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े 1910 में। इसके बाद 1935 में ये बनाया गया, 25 साल होने के बाद, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। प्रिवेंटिव डिटेंशन गिव्स आर्बिट्ररी पावर टू द स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली देख रहा था जिसमें उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में काफ़ी बातचीत की। प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर आप सबको पता है तो मैं बता दूं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तो सेक्शन 151 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में भी डिफाइंड है, ठीक है ना। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो आर्टिकल 22 जो है वो भी दो तरीके की डिटेंशन की बात करता है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन की, ठीक है ना। कुछ सेफगार्ड्स हालांकि हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में। आपको बता दूं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लागू होता है केवल वो 4 मैटर्स में ही लग सकता है, केवल 4 केसेस में ही लग सकता है। पहला सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, दूसरा है पब्लिक ऑर्डर, तीसरा है फॉरेन अफेयर्स एंड चौथा है सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी, ठीक है ना। मरियप्पन वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अदर्स का केस था, मरियप्पन वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अदर्स का केस था। एंड इट वाज हेल्ड दैट ऑब्जेक्ट ऑफ डिटेंशन एंड डिटेंशन लॉज इज नॉट टू पनिश बट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो उन्होंने ये कहा था कोर्ट ने कि ये पनिश करने के लिए नहीं है, ये किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। ग्राउंड्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। पहला है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस, तीसरा है फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इन्हीं कारणों से लग सकता है ये, और किसी कारण से नहीं लग सकता। एंड अ पर्सन मे बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल ओनली ऑन एनी और सम ऑफ द अबव ग्राउंड्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। कुछ सेफगार्ड्स है जैसे कि अ पर्सन मे बी टेकन टू प्रिवेंटिव कस्टडी ओनली फॉर 3 months एट द फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस में केवल 3 महीने के लिए ही इसको कस्टडी में लिया जा सकता है बिना ट्रायल के, ठीक है ना। एंड इफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 months द केस मस्ट बी रिफर्ड टू एडवाइजरी बोर्ड। तो अगर 3 महीने से ज़्यादा कस्टडी लेनी है ना तो फिर एक एडवाइजरी बोर्ड के पास केस जाएगा एंड फिर उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड डिसाइड करेगा। अदरवाइज 3 महीने तक ही एक्सटेंड हो सकता है। तो ये कुछ सेफगार्ड्स हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में मिले हैं। चाइना
मिलिट्री रेडी टू फाइट आफ्टर एक्सरसाइज नियर ताइवान। तो चाइना ने एक्सरसाइज की है ताइवान के पास, और एक्सरसाइज का नाम क्या था मैं आपको देख लेता हूँ। जॉइंट सॉल्ट, द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज जॉइंट सॉल्ट। तो याद रखिएगा, द पेट्रोल वॉज नेम्ड जॉइंट सॉल्ट, और ये ताइवान के पास उन्होंने किया और कहा है कि भैया हम रेडी हैं वॉर करने के लिए, और आपके जितने भी मंसूबे हैं फ्री ये वो के, वो हम अभी दूर कर देंगे। तो ये सारा कुछ कहा गया है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।